गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ रहिए। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था न्यून मांग के विषय में। ठीक है, न्यून मांग किसे कहते हैं? तो न्यून मांग एक बार मैं फिर बता देती हूँ। न्यून मांग उसे कहते हैं जब समग्र पूर्ति से डिमांड जो होती है, कुल मांग जो होती है वो कम होती है। मतलब हमारे पास जितनी सप्लाई है, ठीक है, टोटल डिमांड है, टोटल सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई है, उससे यदि हमारी मांग कम होती है तो उसको न्यून मांग कहा जाता है। ठीक, न्यून मांग के कुछ कारण भी थे, जैसे कि उपभोग करने की प्रवृत्ति में कमी, निवेश व्यय में कमी। ठीक ना, कुछ कारण भी थे जिससे हमारे जो मांग होती है वो कम होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि न्यून मांग को सुधारने के क्या उपाय हैं। हम अपने न्यून मांग को किस प्रकार से, अर्थव्यवस्था में जब न्यून मांग हो जाती है, जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, जब कम होने लगती है तो उस डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा या हमारे द्वारा कौन कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा राजकोषीय व्यय के अंतर्गत आता है सरकारी व्यय, जो सरकार खर्च करती है हमारे निर्माण पे, हमारे जो विकास कार्यक्रम है उस पर वो। फिर कर नीति, सार्वजनिक ऋण और आरबीआई से सुधार। ठीक ना, तो इसमें सरकारी व्यय के अंतर्गत सरकार अपना व्यय विकास कार्यों पर खर्च करती है, जैसे सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण ना, ये सब चीज़ें जो हैं उस पर जब खर्च करती है तो लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ती है। मतलब कि जब इसमें सुधार आता है तो लोगों का रहन सहन का स्तर भी सुधरता है, क्योंकि लोगों की इनकम जो होती है, क्रय शक्ति है, वो बढ़ने लगती है। ठीक है, काम करेंगे, रोजगार प्राप्त होगा हमको, तो हमारी जो क्रय शक्ति होगी या हमारी जो आय होगी वो बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी तो मांग में भी परिवर्तन होगा, मांग में भी वृद्धि होगी। ये चीज़ है सार्वजनिक सरकारी व्यय करना। इसके बाद है कर नीति। सरकार की कर नीति ऐसी होनी चाहिए कि कुछ ऐसी वस्तुओं पर कर वो क्या धीरे धीरे कर को कम करता चले। यदि जब टैक्स कम होगा तो लोगों के पास आय जो है वो अधिक होगी, क्योंकि हम टैक्स जब कम देंगे तो लोगों की आय जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, और लोगों की जब आय बढ़ेगी तो उनकी क्रय करने की क्षमता भी बढ़ेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग के लिए वस्तुओं की डिमांड करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ है। तो कर नीति समझ में आ गया। सरकारी व्यय यानी विकास कार्यों पे जो खर्च करती है उससे लोगों के जो रहन सहन का स्तर है या समग्र मांग है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण डिमांड बढ़ती है, न्यून मांग में वृद्धि होती है, न्यून मांग में सुधार होता है। कर नीति, कर की ऐसी नीति बननी चाहिए या सरकार के द्वारा ऐसी बनाई जाती है जिससे कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम कर दिया जाता है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति जो है वो बढ़ने लगती है, अर्थात लोगों के पास जो इनकम है, आय है, वो उसमें वृद्धि होती है। और जब वृद्धि होगी इनकम में तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, उपभोग करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, लोगों की डिमांड में भी वृद्धि होगी। जब उपभोग करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी तो हम वस्तुओं की डिमांड करेंगे। ठीक, यानी न्यून मांग में सुधार होगा। इसी तरह से सार्वजनिक ऋण है। सरकार जो है वो सार्वजनिक ऋण लेने की बजाय वो उधार लेना पसंद करेगी। ठीक है, उधार किससे लेगी? आरबीआई से लेगी, आरबीआई से उधार लेगी। जब वो उधार लेना शुरू करेगी, ठीक है, तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि वो लोगों से ऋण नहीं ले रही है। ठीक ना, बैंकों से या उससे कहीं से ऋण नहीं ले रही है, वो आरबीआई से उधार लेगी, तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। लोगों से उधार लेना, सार्वजनिक ऋण लेना वो बंद कर देगी, बल्कि आरबीआई से उधार लेकर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी, जिससे लोगों की क्रय शक्ति जो है उसमें वृद्धि होती है
और लोगों के उपभोग करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, ठीक ना, जिसके कारण डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये हो गया। उसके बाद है, ये तो राजकोषीय व्यय के अंतर्गत है। उसके बाद है कि न्यून मांग को मौद्रिक नीति के द्वारा किस प्रकार से बढ़ाया जाए। तो इसमें कुछ मौद्रिक नीति है, मात्रात्मक उपकरण है, ठीक ना, फिर उसके अलावा व्यक्ति कोष का प्रभाव है। तो मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत बैंक दर में कमी, यानी कि जब गवर्नमेंट जो है वो बैंक दर में कमी करेगी तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से लोन लेंगे, ठीक है, ऋण लेंगे ना, क्योंकि उस पर अब इंटरेस्ट क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसके कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से लोन लेंगे और लोन लेकर वो अपनी क्रय करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, उस लोन को निवेश करेंगे, लोगों की इनकम में वृद्धि होगी, जिसके कारण क्रय शक्ति या क्रय शक्ति क्षमता जो है वो उसमें वृद्धि होगी, लोगों के उपभोग करने में की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, ठीक है। तो न्यून मांग में सुधार होगा, न्यून मांग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो बढ़ने लगेगा, ठीक। तो ये बैंक दर में कमी हो गया, सीधी सी बात है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, बैंक रेट कम हो जाएगा, तो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से लोन लेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट कम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेकर उसको निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, उनके उपभोग करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे लोगों के वस्तुओं की डिमांड में भी वृद्धि होगी। फिर है खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो आरबीआई होती है, ठीक ना, आरबीआई ये काम करती है खुले बाजार की, मतलब जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, बॉन्ड वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड है, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो लोगों से क्रय करने लगती है, ठीक है। जब लोगों के पास जो प्रतिभूतियाँ हैं, बॉन्ड हैं, वो लोगों से क्रय करती है, खरीदती है। जब खरीदेगी तो मार्केट में वो मुद्रा क्या है, प्रसार होगा मुद्रा का, मार्केट में अधिक मुद्रा जाएगी, क्योंकि वो खरीद रही है, खरीदेगी तो उसके बदले में लोगों को पैसा देगी, जनता को पैसा देगी, रुपया देगी, तो मार्केट में तरल की मात्रा यानी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी। जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी तो लोगों की आय में वृद्धि होगी, उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, उपभोग करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, ठीक ना। तो वो डिमांड जो है वस्तुओं का अधिक करेगी, यानी कि न्यून मांग का सुधार होगा, ठीक है। और जब इसी तरह से ठीक इसका उल्टा, जब अतिरेक मांग को हमको न्यून मांग में करना होगा तो हम प्रतिभूतियों को आरबीआई क्या करेगी, बेचेगी, ठीक है, लोगों को बेचेगी, तो लोगों के बेचेगी तो उस मुद्रा कहाँ पे आ जाएगी, आरबीआई के पास आएगी फिर, ठीक है। तो उनके पास क्रय शक्ति जो है वो कम हो जाएगी, उपभोग करने की प्रवृत्ति जो है वो कम हो जाएगी, जिससे कि अतिरेक मांग धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा ओवर डिमांड होने लगता है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। ठीक अपोजिट, न्यून मांग का ठीक सब कुछ अपोजिट है अतिरेक मांग, सरप्लस डिमांड या फिर एग्रीगेट डिमांड कह सकते हैं, ठीक है, टोटल डिमांड। खुले बाजार की क्रिया है। इसी तरह से वैयक्तिक कोष में प्रभाव है, मतलब कि CRR हो गया, SLR हो गया, ये सब चीज़ों में सरकार समय समय पर वृद्धि करती है, कमी करती है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति जो है वो बढ़ती है, ठीक। इसी तरह से गुणात्मक वो है परिवर्तन है या गुणात्मक उपकरण है, उसके अंतर्गत सीमांत आवश्यकताओं की कमी। गुणात्मक में ये राजकोषीय व्यय हो गए और मुख्य आपका ये दो है, ठीक है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुख्य दो है, मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत बैंक दर में कमी, खुले बाजार की क्रिया और इसके अलावा गुणात्मक उपकरण, ये दोनों आपको तैयार करना है अच्छे से, ठीक है। गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण, ठीक, इसमें आपका सीमांत आवश्यकताओं की कमी,
सीमांत आवश्यकताओं की कमी। ठीक, पहला है। दूसरा है ऋण प्रोत्साहन के लिए परामर्श। ऋण प्रोत्साहन के लिए परामर्श। ठीक है। और तीसरा है आपका चयनात्मक साख नियंत्रण। चयनात्मक साख नियंत्रण। ठीक है, ये तीन चीजें आपकी इसके गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत है। सीमांत आवश्यकताओं की कमी, ऋण प्रोत्साहन के लिए परामर्श और चयनात्मक साख नियंत्रण। तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है सीमांत आवश्यकताओं की कमी। देखिए इसमें क्या करती है आरबीआई, जो उसकी प्रतिभूति होती है, बॉन्ड होती है, ठीक ना, उसका जो बाजार मूल्य होता है उसमें और उधार दी गई जो राशि होती है उसके बीच का अंतर, प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य, ठीक है, प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य और उधार दी गई राशि, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, ठीक ना, अंतर होता है, मार्जिन होता है, वो होता है क्या, सीमांत आवश्यकताओं में कमी। जब उसके बाजार मूल्य, उधार दी गई राशि मूल्य के बीच का जो अंतर आ जाएगा वही उसका मार्जिन होता है। और हमेशा आरबीआई जो है वो मार्जिन को बढ़ाने का प्रयास करती है, ठीक है, उसका चाहती है कि जो मार्जिन हो मार्जिन जो हो उसमें धीरे धीरे कमी आए, अंतर जो उसका जो बड़ा अंतर हो धीरे धीरे क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, मतलब कि प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य, उधार दी गई राशि के बीच का अंतर धीरे धीरे कम होता चला जाए, बढ़ने की बजाय। यदि बढ़ेगा तो देश में जो स्थिति आएगी वो उच्चावचन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फ्लक्चुएशन होने लगेगा। जबकि इसमें क्या हो जाता है, बाजार मूल्य और उधार दी गई राशि के बीच जो अंतर धीरे धीरे कम होने लगता है, तब लोगों की, बैंक की जो सृजन शक्ति होती है वो बढ़ने लगती है। जब बैंकों की सृजन शक्ति, मुद्रा की सृजन शक्ति, मतलब बैंक में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने लगती है, जब ये होने लगती है तो मार्जिन में कमी के साथ साथ, समझे, बैंकों के पास जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने लगती है तो मार्जिन में कमी के साथ साथ वाणिज्य बैंक के पास साख की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, साख की जब मात्रा बढ़ेगी तो जो मूल्य होता है प्रतिभूति का, बैंक उसी मूल्य की प्रतिभूतियों के बदले पहले से ज़्यादा ऋण दे सकती है, क्योंकि उनके पास सृजन शक्ति बढ़ गई, मुद्रा की सृजन शक्ति बढ़ गई है, तब वो उसी प्रतिभूति को खरीदने के लिए अधिक से अधिक मूल्य दे सकती है, क्योंकि उनके पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो गई है। इसे समग्र मांग को बढ़ाने में सफलता मिलती है। जब हो जाएगी तो लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ने लगेगी और समग्र मांग जो है वो भी बढ़ने लगता है, न्यून मांग में वृद्धि होने लगती है, सुधार होने लगता है। फिर है ऋण प्रोत्साहन के लिए परामर्श। तो इसमें ये है कि आरबीआई जो है बैंकों को ये परामर्श देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक ना, क्योंकि इससे बैंक दर में जो स्थिति होती है या निर्देश देती है कि साख की यदि उपलब्धता को बढ़ाना और समग्र मांग को बढ़ाने के लिए लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बैंकों से उधार लें, ऋण लें। तो ये आरबीआई सलाह किसको देती है, परामर्श किसको देती है, वाणिज्यिक बैंकों को, जो कमर्शियल बैंक है हमारे देश के,
उनको सलाह देती कि वो अपनी साख की मात्रा में वृद्धि करें, लोगों को प्रोत्साहित करें ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेने के लिए, उधार, ठीक है, लोन लेने के लिए, ताकि उनको जो क्रय शक्ति क्षमता है उसमें वृद्धि हो और जिसके कारण जो समग्र मांग है, एग्रीगेट डिमांड है, उसमें भी वृद्धि हो। तो ताकि न्यून मांग में जो स्थिति है वो न्यून मांग में सुधार, न्यून मांग धीरे धीरे बढ़ने लगे, जो कम डिमांड हो रही है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। जब लोगों के पास मुद्रा आ जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारी डिमांड जो है वो बढ़ने लगती है, वस्तुओं की डिमांड बढ़ने लगती है। जब हमारे पास मुद्रा नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, किसी प्रकार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करते। जब हमारे पास पैसा हो जाता है तो हम अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदने लगते हैं, तो वही चीज़ है। इसके अलावा है चयनात्मक साख नियंत्रण, ठीक ना। चयनात्मक में ये है कि आरबीआई जो है दूसरे बैंकों को विशेष क्षेत्रों में निश्चित उद्देश्य के लिए साख देने का प्रयास करती है, ठीक ना। मतलब एक निश्चित उद्देश्य का मतलब है कि कई प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जिसे यही आरबीआई जो है वो अपनी देख रेख में कराती है, आरबीआई के द्वारा कराया जाता है। तो जब ये सब कार्य कराया जाएगा तो लोगों की इनकम क्या होगी, बढ़ेगी ना, साख में वृद्धि होगी, लोगों की मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी, ठीक है। और इसे साख प्रोत्साहन में भी मदद मिलेगी, लोगों के पास अधिक से अधिक वस्तुएं आएंगी, अधिक से अधिक मुद्रा आएगी तो लोग अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करेंगे, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, ठीक है, उपभोग करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो नेचुरली है कि जो समग्र मांग है, एग्रीगेट डिमांड है, टोटल मांग है, उसमें भी वृद्धि होगी। यानी कुल मिला के समग्र मांग को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मुद्रा, ठीक है, मनी होनी चाहिए। जब मनी रहेगी तभी हम वस्तुओं की डिमांड करेंगे, ठीक है। कभी कभी देश में ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके कारण हम डिमांड हमारी जो होती है वो कम होने लगती है, ठीक है, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति जो है वो कम होने लगती है, लोगों के पास मुद्रा की मात्रा कम होने लगती है, ठीक, जिसके कारण न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आशा करती हूँ आपको न्यून मांग के विषय में सारा कुछ आपको समझ में आ गया। ठीक इसका अपोजिट है आपका अतिरेक मांग। अतिरेक मांग या सरप्लस डिमांड या एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, अधिक जो होता है डिमांड अधिक का मतलब होता है कि जो समग्र पूर्ति है उससे ज़्यादा डिमांड होना, उससे ज़्यादा वस्तुओं की मांग होना, ठीक। मान लीजिए हमारे पास 10 पेन है, 10 पेन हमारे पास है, ठीक है, लेकिन डिमांड क्या कितनी हो रही है, 20 के बराबर हो रही है, तो ये क्या हो गया, अतिरेक मांग हो गया, ठीक है। और यदि हमारे पास 10 पेन है लेकिन डिमांड जो है वो 5 के बराबर हो रही है तो वो न्यून मांग है, और अधिक हो रही है, 10 है लेकिन 20 हो रही है डिमांड, तो अतिरेक मांग है, ठीक है। तो जो हमारे पास साधन है, जितनी सप्लाई है उससे अधिक हमारे पास यदि हमसे डिमांड की जा रही है तो वो अतिरेक मांग की स्थिति होती है। तो आपको हम बता दें वो अवस्फीतिक अंतराल को जन्म देता है न्यून मांग, और ये स्फीतिक अंतराल, ठीक ना, इन्फ्लेशनरी गैप को ये जन्म देता है, और वो अवस्फीतिक अंतराल को जन्म देता है, ठीक। इसमें जाहिर सी बात है स्फीतिक अंतराल हो जाएगा, वस्तुओं का जो डिमांड है अधिक होने लगेगा, सप्लाई हमारी कम होगी, पूर्ति हमारे पास कम है, तो वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा, तेजी से बढ़ने लगेगा ना, तो मार्केट में तेजी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये स्फीतिक अंतराल इन्फ्लेशनरी गैप को जन्म देता है। तो अतिरेक मांग के भी कुछ कारण है, वही चीज़ है जैसे न्यून मांग के हैं, उपभोग प्रवृत्ति में कमी था, यहाँ उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि है, ठीक ना, निवेश में वृद्धि है, सब कुछ में वृद्धि, करों में कमी है, करों में जब कमी हो जाएगी तो हमारे पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, जैसा कि हमने बताया उसमें न्यून मांग को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, सरकार कर को कम कर देती है,
तो जब कर में कमी हो जाएगी तो हमारे पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम डिमांड अधिक करने लगेंगे। निवेश में वृद्धि है, सरकारी व्यय में वृद्धि है, ठीक ना। घाटे की वित्त व्यवस्था को दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें कल्याणकारी सरकार जो है वित्त व्यवस्था अपनाकर, घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाकर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का मतलब है कि जो निर्माण कार्य है, विकास से संबंधित कार्य है, उसमें वो वृद्धि करती है, जिससे कि लोगों के पास इनकम अधिक आ जाती है, मुद्रा का प्रसार होने लगता है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने लगती है, डिमांड बढ़ने लगती है। जो न्यून मांग को सुधारने का उपाय है वो इसमें अतिरेक मांग का कारण बन जाता है। समझ में आई बात? न्यून मांग का जो सुधारने का उपाय हम लोगों ने पढ़ा वो अतिरेक मांग का कारण बन जाता है, ठीक है। उसमें न्यून मांग को बढ़ाने का ही ना उपाय हो रहा है, तो ये अतिरेक मांग का कारण हो गया। अब अतिरेक मांग का प्रभाव क्या पड़ता है? उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन क्या हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि हम असंतुष्ट मांग को पूरा नहीं कर पाते, जो अतिरेक मांग है वो सरप्लस जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाते, तो उत्पादक वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन करने का प्रयास करने लगते हैं और चाहते हैं कि जितना मतलब कि डिमांड हो रही है उतना हम उत्पादन करें। इसके लिए उत्पत्ति के साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने का भी प्रयास करते हैं ताकि अधिक से अधिक उत्पादन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो, ताकि हम लोगों की डिमांड को पूरा कर सकें। इसी तरह रोजगार पे प्रभाव पड़ेगा। हाँ, लोगों को रोजगार में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में लोगों को, और कीमत पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। कीमत इससे वृद्धि हो जाएगी ना, क्योंकि सप्लाई से अधिक क्या हो रही है, डिमांड हो रही है, तो उत्पादक वस्तुओं का प्राइस बढ़ा देगा। इसी तरह से ये काम करके वो जो अतिरेक डिमांड है उसको सुधारने का प्रयास करने के लिए भी कुछ उपाय किए गए हैं, ठीक है। इसमें राजकोषीय उपाय है, जैसा कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा, ठीक है। बैंक उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बचत का बजट बनाना, ठीक ना। राजकोषीय उपाय के लिए क्या करेंगे, बचत का बजट बनाएंगे। बचत का बजट है कि मतलब हम खर्च कम करें, सरकार जो है वो सार्वजनिक व्यय पर खर्च कम करे और बचत अधिक करे। जब सेविंग कम करेगी तो लोगों के पास जो है वो क्रय शक्ति धीरे धीरे कम होने लगेगी। जब क्रय शक्ति कम होने लगेगी तो मुद्रा का जो वो है प्रसार है वो कम होने लगेगा, लोगों के पास मुद्रा कम जाने लगेगी, लोग उपभोग कम करने लगेंगे, ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी। तो इसी तरह से ऋण प्राप्ति है, बचतों को प्रोत्साहन करना है। बचतों को प्रोत्साहन करने का मतलब है कि हम उपभोग को कम करें, ठीक है, उपभोग कम करके बचत को अधिक करें, ठीक। इसी तरह से सार्वजनिक व्यय में कमी है, बैंक दर में वृद्धि है, उसमें बैंक दर में कमी कर रहे थे, इसमें जो है बैंक दर में वृद्धि करेंगे, ठीक ना। खुले बाजार की क्रिया में आपको बताए हैं, हम आरबीआई जो है क्रय करने की बजाय वो क्या करने लगती है, फिर खरीदने लगती है, प्रतिभूतियों को अपने पास खरीदने लगेगी, तो लोगों की जो क्रय शक्ति है वो कम होने लगेगी, मुद्रा का प्रसार जो है मार्केट में कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ पॉइंट है जिसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, आपके पास बुक्स होंगी, उसको अच्छे से रीडिंग लगा लीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आपको न्यून मांग और अतिरेक मांग में बिल्कुल क्लियर आपको समझ आ जाएगा कि न्यून मांग किसे कहते हैं, अतिरेक मांग किसे कहते हैं, न्यून मांग को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं, अतिरेक मांग को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं, और किस प्रकार से दोनों में सुधार किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे का लेसन यानी सार्वजनिक व्यय के विषय में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आप इसमें से आपको जो यदि नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू।